हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग एट होम में। और आज इस नई वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे से समझने के लिए पूरी वीडियो को मेरे साथ शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, इलाहाबाद प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये प्रशस्तियाँ, इलाहाबाद की प्रशस्तियाँ क्या है। प्रशस्ति दोस्तों एक बड़ा सा, आप इमेजिन करिए, एक बड़ा सा पत्थर, एक रॉक का टुकड़ा है जिसके ऊपर खुदाई करके लिखा गया है, उसे प्रशस्ति कहा जाता है। बड़ी बड़ी रॉक्स, चट्टानें होती थी जिनके ऊपर हाथ लिखा जाता था और वो एक तरह से ना खुदी होती थी। तो वो ऐसी नहीं थी, इंक नहीं थी कि मिट गई, वो खुदी हुई होती थी, तो उन्हें प्रशस्ति कहा जाता था। हमें इलाहाबाद की कुछ प्रशस्तियाँ मिली हैं जो समुद्रगुप्त के काल की इतिहास की जानकारी का एक बहुत ही प्रमाणिक साधन है, हमें पक्की जानकारी देती है उस समय के बारे में। इस प्रशस्ति स्तंभ का निर्माण जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इसमें एक और तो अशोक की धर्म विजय का उल्लेख है और दूसरी ओर समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया गया है कि समुद्रगुप्त ने क्या क्या विजय किया था। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि समुद्रगुप्त थे कौन। जीवन परिचय। चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उनका बेटा समुद्रगुप्त सिंहासन पर बैठा। यानी जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद उनका बेटा समुद्रगुप्त उनके सिंहासन पर बैठता है, राजा बनता है। वह चंद्रगुप्त का सबसे बड़ा पुत्र नहीं था, लेकिन उनके जितने भी पुत्र थे उनमें सबसे ज़्यादा योग्य वही था। इसलिए छोटा होते हुए भी चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया था। समुद्रगुप्त जो थे वह एक योग्य सेनापति, सफल विजेता, गायक, संगीतज्ञ, विद्वान और बहुत कला के प्रेमी थे। आप देख सकते हैं कि कितने कितने सारे गुणों वाले व्यक्ति हैं ये, है ना। अब दोस्तों पढ़ते हैं कि समुद्रगुप्त का चरित्र और व्यक्तित्व कैसा था, क्या क्या कैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे वे और क्या क्या विशेष गुण थे उनमें। पहला गुण जो बोला जाता है कि वो एक बड़े महान विजेता और कुशल सेनापति थे। समुद्रगुप्त एक महान शासक और पराक्रमी विजेता थे। उन्होंने भारत में दूर दूर तक अपनी पताका फहराई थी। छोटे से साम्राज्य, आप जानते हैं, उन्हें एक छोटा सा राज्य मिला था और उसको उन्होंने एक विशाल बड़े से साम्राज्य में बदल दिया और समस्त उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में अपने साम्राज्य को हिस्सा उन्होंने बनाया था। यानी उन्होंने पूरे उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को अपने साम्राज्य में मिला लिया और उस पर उन्होंने राज किया। दूसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों, साहित्य और संगीत प्रेमी। समुद्रगुप्त केवल राजा नहीं थे, मतलब राजा तो थे, लेकिन राजा होने के साथ साथ वे एक प्रतिभावान पुरुष थे। वे एक केवल विजेता नहीं थे, वे केवल युद्ध कला में रुचि नहीं रखते थे, बल्कि वे उच्च कोटि के विद्वान थे, कवि थे और संगीत प्रेमी भी थे। हरिशेन के अनुसार तुम्बरु और नारद की वीणा भी उनके संगीत के आगे छोटी पड़ जाती थी, इतना मधुर संगीत वो बजाते थे। तीसरा है उदार शासक। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त बड़े ही उदार और प्रजापालक सम्राट थे। वह दीन दुखियों और असहाय व्यक्तियों की सहायता करने के लिए हर समय तैयार रहते थे। वह धार्मिक दृष्टि से भी उदार थे। वह स्वयं ही वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन सभी धर्मों का वे आदर करते थे। तो देखा आपने दोस्तों कि समुद्रगुप्त बहुत उदार थे, दीन दुखियों की, प्रजा की मदद करने वाले थे, प्रजा का सोचने वाले थे और धार्मिक दृष्टि से भी बड़े उदार थे। खुद तो वो वैष्णव धर्म का अनुयायी थे, उसको फॉलो करते थे, लेकिन दूसरे धर्मों का भी वे समान रूप से आदर करते थे। चौथा पॉइंट है हमारा, कुशल सेना लायक और योद्धा। समुद्रगुप्त ने अपने सभी युद्धों में खुद ही सेना का संचालन किया और हमेशा विजय उन्होंने प्राप्त की। वह एक बेहद कुशल सेना नायक थे। पांचवा पॉइंट है कुशल राजनीतिज्ञ। वो राजनीतिज्ञ, रणनीति के तौर पर भी बड़े कुशल थे। पराजित दक्षिण और गणतंत्रीय राज्यों के प्रति सम्राट समुद्रगुप्त ने जो नीति अपनाई वह उनको एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में सिद्ध करती है। यानी जो दक्षिण और गणतंत्रीय राज्य थे उनके प्रति उनको कैसे जीतना है, उसके लिए उन्होंने एक अलग नीति अपनाई जो कि उन्हें एक कुशल राजनीतिज्ञ बनाती है। समुद्रगुप्त जानते थे कि साम्राज्य में यदि वो अधिक राज्य मिला लेंगे तो संचालन ठीक से नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने अनेक राज्यों को अपने अधीन किया, लेकिन उसके बाद भी उसे पूर्ण रूप से अपने राज्य में शामिल नहीं किया, अपने साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनाया, ताकि वे राज्य अच्छे से चल सके। अब पढ़ते हैं दोस्तों समुद्रगुप्त की विजय के बारे में। समुद्रगुप्त को राजा बनने पर एक छोटा सा राज्य प्राप्त हुआ था, लेकिन वह उससे संतुष्ट नहीं थे। जब चंद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त को राजा बनाया था तो उन्हें बेटा छोटा सा राज्य मिला, लेकिन वैसे संतुष्ट नहीं थे। वे अपना राज्य का विस्तार करना चाहते थे। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए योजना बनाई और बहुत सारे राज्यों को जीता भी उन्होंने। उनकी विजय का विवरण
हमें प्रशस्ति में लिखा हुआ मिलता है। और इस समुद्रगुप्त जी की विजय को हम निम्नलिखित क्रमों में पढ़ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आर्यवर्त की विजय। विद्वानों का ऐसा अनुमान है कि आर्यवर्त की विजय जो थी वह समुद्रगुप्त की सबसे पहली विजय थी। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए समुद्रगुप्त ने सबसे पहले जो अपने पड़ोसी राज्य थे उनसे निपट लेना उचित समझा। उन्होंने समझा कि भाई जो मेरे ये पड़ोसी राज्य हैं पहले मैं इन्हीं को जीत लेता हूँ, उन्हीं को अपने कब्जे में कर लेता हूँ। प्रशस्ति के अनुसार आर्यवर्त जो था वो 9 राज्यों का था और इसमें से अधिकांश उत्तरी भारत पर समुद्रगुप्त का अधिकार हो गया, यानी उन्होंने अपने आसपास के लगभग सारे राज्य जीत लिए। इससे अधिकांश उत्तरी भारत पर समुद्रगुप्त का अधिकार हो गया था। दूसरा है आटविक राज्यों की विजय। आटविक राज्य जो थे वो अधिकतर जंगली जातियों के थे। तो सबसे पहले तो समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के राज्य जीते, उसके बाद वो चले आटविक राज्यों की ओर जो कि जंगली जातियों के थे। इन राज्यों को जीते बिना समुद्रगुप्त दक्षिण की ओर नहीं जा सकते थे। आप देख रहे हैं कि वो उत्तर भारत पहले उन्होंने जीत लिया, उत्तर भारत में कहीं ना कहीं शासन करते थे छोटे से राज्य में। उन्होंने अपने आसपास के सारे राज्य जीते जिससे वो आर्यवर्त जीत गए। फिर उसके बाद वो चल के आते हैं आटविक की ओर, क्योंकि आटविक जो था उसे जीते बिना वो दक्षिण की ओर नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने उन राज्यों को जीतने की योजना बनाई। इन राज्यों की जब विजय हुई, जब वो जीत गए इन राज्यों को, तो उससे उनके दक्षिणी अभियान का मार्ग खुल गया। तीसरा पॉइंट है हमारा दक्षिण के राज्यों की विजय। आटविक राज्यों को जीतने के बाद समुद्रगुप्त चल पड़े दक्षिण राज्य को जीतने। वहाँ 12 राजा थे, मतलब 12 राज्य थे और वहाँ के 12 राजाओं को उन्होंने परास्त किया। प्रशस्ति से स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त ने सुदूर दक्षिण में कांची तक अपने साम्राज्य को फैला दिया था। देख रहे हैं कितने कितने दूर तक, कितने दक्षिण भारत तक वो चले गए हैं। कितने विजयी योद्धा हैं, वो हार नहीं रहे हैं, बस जीतते चले जा रहे हैं, जीतते चले जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। चौथा था सीमांत प्रदेश। समुद्रगुप्त के द्वारा उत्तरापथ और आटविक राज्य गुप्त साम्राज्य का अंग बन चुके थे, यानी समुद्रगुप्त ने आटविक को, आर्यवर्त को, उत्तरपथ इन सबको जीतकर गुप्त साम्राज्य का अंग बना दिया था। तो समुद्रगुप्त से भयभीत होकर ये जो 5 सीमांत राज्य थे इन्होंने खुद ही समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। खुद ही मान गया नहीं हमें युद्ध नहीं करना, हम आप ही के अंडर हैं। वे कौन कौन से राज्य थे? वे 5 राज्य थे। सबसे पहला समतल पूर्वी बंगाल का प्रांत, दूसरा कामरूप असम, तीसरा था दबाक ढाका चटगांव या त्रिपुरा, चौथा था नेपाल और पांचवा था कर्तपुर कुमायूं गढ़वाल का भूभाग। तो ये जो 5 प्रदेश थे सीमांत प्रदेश, इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता खुद से ही स्वीकार कर ली। फिर 5वां पॉइंट आता है गण राज्यों का पतन। सीमा प्रांत के राज्यों की तरह ही अब सीमा प्रांत भी जीत लिया, कितने बड़े क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, कितने बड़े क्षेत्र को जीत लिया। तो उसी प्रकार गणराज्य भी डर गए उनकी साम्राज्यवादी नीति से और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम आपकी अधीनता हमें स्वीकार है। उन्होंने खुद ही समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और उनके साम्राज्य का हिस्सा बन गए। ये गणराज्य आज के राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि समुद्रगुप्त एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता कहे जा सकते हैं। अपनी विजयों के उपरांत उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया और इस अवसर पर उन्होंने विशेष प्रकार के सोने के सिक्के भी बनवाए। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।